Today I am going to start second video of chapter ingredient of modern industry. In the previous video we have already discussed about so many things like what is conventional energy, what is non-conventional energy, the distribution of minerals in the world, distribution of minerals in India है ना. So we have discussed all these things. Now in this video I am going to explain you about the conventional sources of energy and non-conventional sources of energy, the example of conventional sources of energy and the disadvantages है ना. And we also discuss how these energy is helpful for us in future. Okay, so that is the topic of this video. And as you know about the conventional sources of energy, these are the traditional forms of energy. ये traditional forms of energy हैं conventional source of energy, बिकॉज दीज आर यूज फ्रॉम द लॉन्ग टाइम्स है ना, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से यूज़ होती हुई आ रहे हैं. जैसे फायरवुड, पेट्रोलियम, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं. और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जो काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं हो रहे हैं, जो न्यूली इन्वेंटेड हुए हैं है ना. जो न्यू इन्वेंटेड हुए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. जैसे कि इसमें सोलर एनर्जी है ना. आपने सुना होगा बायोफ्यूल, हम ये कह सकते हैं बायोफ्यूल भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना. सीएनजी है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. Dear student, let's start this video with the first topic, that is the firewood and coal. तो firewood और coal के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक. जैसे कि आपको पता है कि firewood और coal जो हैं वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, है ना. तो उसके बारे में मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी टेल यू अबाउट इट. फर्स्ट वन इज़ firewood. So as you know that it is a conventional sources of energy, right? And it is a traditional sources of energy. It means that from the old days, यानी कि पुराने समय से we are using this type of energy है ना, मेनली फॉर द कुकिंग एंड फॉर द हीटिंग पर्पस है ना. कुकिंग और हीटिंग पर्पस के लिए हम फायरवुड का यूज़ करते हैं. जैसे आप लोगों को पता है कि लकड़ियाँ जो हम यूज़ करते हैं उसी को हम फायरवुड कहते हैं है ना. किसके लिए यूज़ करते थे हम पहले? कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए यूज़ करते थे. 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल इज़ मीट फ्रॉम दिस है ना. तो रूरल एरिया में 50% जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की वो इसी सोर्स से पूरी की जाती थी. नेक्स्ट वन इज़ कोल. You know about it, coal. Coal is also a conventional sources of energy. Okay, so the formation of coal date back to the millions of years. That remaining of animals and plants buried under the earth millions of years ago got deposited into layer of coals है ना. तो कोल्स के बारे में भी हमें पता है कि कोल के फॉर्मेशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. तो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो डेड रिमेनिंग्स होंगे, मतलब कि अवशेष होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के, जो अर्थ के अंदर दब गए है ना, बरीड हो गए, तो उसके बाद जब वो मिलियंस और बिलियंस ईयर बाद जब वो डिकम्पोज्ड हो गए और डिकम्पोज्ड बन के वो किसकी फॉर्म में हैं आज? लेयर ऑफ कोल्स की फॉर्म में आज हमें दिखाई देते हैं है ना. तो इस प्रकार का जो फॉर्मेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक से जुड़ा हुआ है. और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फॉसिल्स कहते हैं. ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स लाइक द एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट है ना. तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं? कोल्स हैं. तो एंथ्रेसाइट इज़ अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंड बिटामिन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटलॉजिकल कोल. तो एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल होता है, और बिटामिनस जो है ये सबसे ज़्यादा वाइडली मिलने वाला कोल है मेटलॉजिकल. ओके, और जो सबसे बड़े इसके निर्यात करने वाली कंट्री हैं, मतलब जो प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज़ हैं, वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, साउथ अफ्रीका. ये सारी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ थी जहाँ पर ये कोल हमें मिलता है. इंडियाज़ में भी कुछ कोल फील्ड्स हैं जैसे कि रानीगंज, झारिया, बोकारो है ना. इन जगहों पर हमें इंडिया में कोल ईज़िली अवेलेबल हो जाता है.
Now let us discuss about some another important conventional source of energy, that is conventional sources of energy. So first of all, let us talk about the firewood. Firewood is an important source of conventional sources of energy. So इसके एडवांटेज पहला एडवांटेज यानी कि पहला फायदा ये है कि अगर हम यूज़ करते हैं फायरवुड को तो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, मतलब हमें कहीं से भी मिल सकता है। दूसरा, ये रूरल एरियाज के लिए सबसे सस्ता सोर्स है एनर्जी का, फॉर्मेशन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ एनर्जी टू द रूरल मासेस। और जो क्रूड ऑयल नाउ कम्स टू द डिसएडवांटेज, मिनरल ऑयल इसके डिसएडवांटेज यानी नुकसान देखते हैं। अगर हम फायरवुड यूज पेट्रोल को तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो उसको यूज करने में बहुत समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा, फॉरेस्ट एरिया इससे कम होता जाता है, डेप्लीट्स द फॉरेस्ट एरिया। तो अगर हम ज़्यादा फायरवुड यूज करेंगे तो उससे होगा क्या, जो फॉरेस्ट एरिया है हमारा वो कम हो जाएगा। पेट्रोलियम अगले हमें काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अगर कम होता है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, हमारी डीजल नुकसान होगा, यानी कि हमारा जो, और ये प्रोडक्ट आज रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। हार्मफुल गैसेस काफ़ी सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, है ना, और ट्रीज वगैरह अगर जैसे कि इराक है ना, फॉरेस्ट अगर कम होता जाएगा, सऊदी अरेबिया है, तो जो कतार है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम की, यानी कि इन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट्स है पेट्रोलियम का वो पाया जाता है, जो रिजर्व सबसे ज़्यादा रिजर्व इन्हीं कंट्री में पाया जाता है। कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेनेजुएला, रशिया, अल्जीरिया, तो इन कंट्रीज़ में भी हमें रिजर्व देखने को मिलता है पेट्रोलियम का। Now let us talk about the conventional sources of energy. First let me tell you about the firewood. तो हम पहले firewood के बारे में बात करते हैं. So let us see the advantage and disadvantage of using the firewood. अगर हम firewood को यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या advantage हैं और क्या disadvantage हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं. पहला एडवांटेज फायरवुड को यूज़ करने का ये है कि इट इज़ ईजीली अवेलेबल एनीवेयर, तो ये काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है. दूसरा है ये चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का रूरल मासेस के लिए, तो इट मीन्स ये बहुत सस्ते में मिल जाता है किसको, रूरल मास को, है ना. तो इट इज़ अवेलेबल ईजीली एंड इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रूरल एरियाज. द डिसएडवांटेज ऑफ द फायरवुड, अगर हम फायरवुड को यूज़ करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. तो बात करते हैं पहले डिसएडवांटेज के बारे में. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू यूज़ फायरवुड. फायरवुड को यूज़ करने में लंबा समय लगता है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है. डेप्लिट द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया का डेप्लीटेशन होता है इसकी वजह से, क्योंकि हम फॉरेस्ट एरिया से ही फायरवुड लेके आते हैं यूज़ करने के लिए. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. अगला है कि इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ होता है. सो ड्यू टू द डेप्लीटेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, अगर फॉरेस्ट एरियाज कम होंगे, ट्री कम होते जाएंगे, फॉरेस्ट भी कम होते जाएंगे, तो होगा क्या कि अर्थ का जो टेम्परेचर वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा. तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे इंक्रीज़ हो जाएगा और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा. तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज हैं फायरवुड यूज़ करने के वो काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारी प्रकृति को, हमारे नेचर को. क्या यूज़ करने, अगर हम क्या यूज़ करेंगे, फायरवुड यूज़ करेंगे. तो बच्चों हमें फायरवुड यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है हमारे नेचर के लिए. ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस द नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द ऑयल. सो लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द ऑयल. चीपर एंड कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइपलाइन. देखिए बहुत सस्ता होता है और ये इसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू. पहला एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज ये है कि फॉर्म्स द बेसिक ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़. ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो ये भी एक एडवांटेज है इसका. बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की. ऑयल स्पिल कैन रिजल्ट इन पॉल्यूशन एंड इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ. कभी आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, न्यूज़ें आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जब ऑयल अगर किसी सी में या किसी ओशन में अगर कभी फैल जाता है या निकल जाता है या बाय एक्सीडेंट स्पेल हो जाता है,
तो उस ऑयल के फैलने की वजह से पॉल्यूशन तो इंक्रीज़ होता ही है, और जो समुद्री जनजाति है यानी कि समुद्र में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी जो लाइफ है वो भी डेंजर में आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑयल स्पेल कैन रिजल्ट इन पॉल्यूशन एंड ऑल्सो इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ भी इससे इफेक्ट होती है। पॉल्यूटेंट रिलाइज रिजल्ट इन एसिड रेन। अब देखिए पॉल्यूटेंट्स भी इससे इंक्रीज होंगे। पॉल्यूटेंट देखिए जब हम ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे क्या रिलीज़ होता है, पॉल्यूटेंट रिलीज़ होते हैं, और उन पॉल्यूटेंट से क्या होता है, एसिड रेन होती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ना। एक्सप्लोरेशन इन एज एक्सपेंसिव। देखिए जब हम ऑयल को जब हम ढूंढते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, तो इसका एक्सप्लोरेशन भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत खर्चे वाला होता है, यानी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ऑयल को हमें अर्थ से निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। नॉन रिन्यूएबल है, मतलब अगर एक बार इसको यूज़ कर लिया तो वी कैन नॉट यूज़ इट अगेन। तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है एनर्जी का। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कुल मिला के कि ऑयल को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए हमें, और इसके सब्स्टिट्यूट को हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ओके, तो नाउ जस्ट यूजिंग द another conventional sources of energy that is the natural gas। अगर हम अगर नेचुरल गैस को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, पहला फ़ायदा ये है कि ये चीपर देन कोल से सस्ता पड़ता है ना। और दूसरा है इट इज़ पॉल्यूशन फ्री, ये पॉल्यूशन फ्री है। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि नेचुरल गैस को हम एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो पाइपलाइन के थ्रू करते हैं, है ना। तो जो पाइपलाइन है उनकी हमें फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस करनी होती है। तो अगर हम इनकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे उनकी पाइपलाइन की, तो उसकी वजह से जो नेचुरल गैस है वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, और पाइपलाइन अगर डैमेज हो जाती है तो कहीं से भी नेचुरल गैस निकल सकती है। तो वो एक डिसएडवांटेज होगा। तो अगर हम सीएनजी यूज़ करते हैं, है ना, तो सीएनजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पाइपलाइंस की आवश्यकता होती है, बहुत लंबी लंबी पाइपलाइन की, और उसकी हमें फ्रिक्वेंटली क्या करनी होती है, मेंटेनेंस करनी होती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो नेचुरल गैस है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। जो नेचुरल गैस है वो ऑयल फील्ड से जुड़ी हुई होती है ना। वो नेचुरली जो ऑयल गैस है वो हमें ऑयल फील्ड के आसपास मिलती है। ठीक है, ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ हो सकती है, इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर यूज़ हो सकती है ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड। तो ये 3 जगह हैं पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं नेचुरल गैसेस को, जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड है। ठीक है, और इंडिया में भी पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैसेस के रिजर्व हमें मिलते हैं। लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड अलोंग द डेल्टास ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी के डेल्टा में सबसे ज़्यादा हमें नेचुरल रिजर्व देखने को मिलते हैं इंडिया में। उसके बाद कृष्णा या कावेरी रिवर, असम, मुंबई हाई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये जगह हैं जहाँ पर अवेलेबिलिटी है नेचुरल गैस की इंडिया में। ओके, सो ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है लंबी दूरी तक, है ना, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के नेटवर्क के थ्रू ये इजीली हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। Now let's talk about next topic, that is hydel power. So first of all we need to understand that what is hydel power now. हाइडल पावर का मीनिंग क्या होता है, क्या है हाइडल पावर। तो जो हाइडल पावर है 2 वर्ड से बना है, हाइडल एंड पावर। तो हाइडल मीन्स समथिंग विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम वाटर, तो हाइडल मीन्स वाटर, एंड पावर मीन्स जनरेशन of power. So it means that when the energy or power is generated from water, that is the hydel power. Now comes to the definition what is hydel power now? The power which is generated from falling water. तो वो पावर जब जो जनरेट होती है फॉलिंग वाटर से, गिरते हुए पानी से, उसको हम कहते हैं हाइडल पावर। हाइडल पावर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कोल, इसको वाइट कोल भी कहा जाता है ना। रेन वाटर स्टोर्ड इन द डैम्स एंड फ्लो
at a height and rotates the turbine which turn the generator into produce electricity। ऐसा होता है कि हम जो रेन वाटर है उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं डैम्स में, और फिर हम उस वाटर को काफ़ी ज़्यादा हाइट से फ्लो करवाते हैं। तो जब काफ़ी ज़्यादा हाइट से वाटर फॉल होता है तो उसकी वो जो वाटर होता है वो डायरेक्ट जाके स्ट्राइक करता है किस पर, टरबाइन पर, और वो टरबाइन उसकी वजह से रोटेट होना शुरू होता है। जब टरबाइन रोटेट होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, किसकी वजह से, जनरेटर की वजह से। जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है जनरेटर की वजह से तो उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो वाटर एक्सपेल्ड आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या है कि जो इरिगेशन फील्ड है, मतलब को फील्ड को इरिगेट करने के लिए भी जो वाटर है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द हाइडल पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाइडल पावर प्लांट यहाँ पर बने हुए हैं या जो प्रोड्यूसर हैं जो पानी से बिजली का उत्पादन करते हैं वो हैं नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड चाइना। और इंडिया में भाखरा नागल डैम, हीराकुंड और नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट और इस प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है किसका, एनर्जी का, किसके थ्रू, हाइडल पावर के थ्रू। ओके, सो दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। बात करते हैं हम नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है सोलर एनर्जी। इट इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल एंड अबेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस। तो ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पूरी यूनिवर्स में से एक्सट्रैक्ट हो सकता है, मतलब पूरी यूनिवर्स के लिए अवेलेबल है ना। और सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटनिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड होम्स, डाइंग ऑफ क्रॉप्स एक्सेट्रा। तो ये जो सोलर एनर्जी है इसको हम काफ़ी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग के लिए, है ना, स्ट्रीट लाइट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड द फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल विच कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका नाम है फोटो वोल्टेइक टेक्नोलॉजी। तो फोटो वोल्टेइक जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो सन रेज पड़ती हैं इन सेल्स पर वो कन्वर्ट करती हैं सन रेज को यानी कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वो इस प्रकार की सनशाइन का यूज़ करती हैं और वो इस अपॉर्चुनिटी को ठीक प्रकार से एक्सप्लोर भी करती हैं और जनरेट करती हैं एनर्जी, किसकी मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से। लार्जेस्ट सोलर सिस्टम प्लांट इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन माधोपुर इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये माधोपुर का जो भुज डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पर सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में जो है विंड एनर्जी। ओके, बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। तो विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल और पॉल्यूशन फ्री सोर्स है एनर्जी का। Constant movement of high velocity wind in given direction over an area help in generation of wind energy। देखिए होता क्या है, विंड एनर्जी से कैसे हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। जब लगातार चलता हुआ, लगातार बहुत तेज़ी से जब चलती हुई विंड, है ना, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं तो उसकी वजह से क्या है कि जो विंड मिल में टरबाइन लगे होते हैं बड़े बड़े, है ना, वो उनकी वजह से क्या करते लगते हैं, मूव होते हैं। तो जब वो मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के थ्रू जनरेट होती है और उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो विंड से उत्पन्न हुई एनर्जी यानी विंड से प्रोड्यूस हुई एनर्जी को हम विंड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और जो विंड मिल्स हैं, है ना, वो जनरेट करती हैं इस प्रकार से एनर्जी को, है ना, जिसमें फूड को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ होता है विंड एनर्जी का, है ना, वाटर ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है वेल्स से यानी कि कुएं से पानी निकालने के लिए विंड एनर्जी का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। इन इंडिया लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज़ लोकेटेड इन नागरकोइल एंड मदुरई इन तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में के जो स्टेट है उसमें दो जगह ये सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इज़ नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, यूएसए एंड स्पेन। तो ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं किसकी, विंड एनर्जी की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं।
द नेक्स्ट थिंग इज़ न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी जनरेट करने का। न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन की कैसे जनरेट होती है, तो थ्योरियम है ना और यूरेनियम, ये दो एक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी मदद से, ऐसे मटेरियल हैं जिनकी मदद से न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है और बहुत वास्ट अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ओके, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रशिया है ना, ये जगह हैं जहाँ पर सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया में राजस्थान, झारखंड है ना, यहाँ पर यूरेनियम का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है। थ्योरियम जो है वो केरला में देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना। और कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के मैं आपको नाम बताना चाहूँगा इंडिया में, जैसे कि कोटा, नरोरा, कलपक्कम है ना, कयंगा और करपक्का और तारापुर है ना, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में देखने को हमें मिलते हैं। ओके, टाइडल एनर्जी, बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। तो जो टाइडल एनर्जी वो क्या है, टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम हाई टाइड्स अलोंग द कोस्टल एरियाज। तो जो समुद्री एरिया है वहाँ पर जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उसकी मदद से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। जो टाइडल एनर्जी है वो जनरेट होती है बाय बिल्डिंग द डैम्स एट नैरो इनलैंड टू द सी। During the high tide, the water turns the turbine installed at the dam to produce the energy। तो होता क्या है कि हम ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं वहाँ पर हम डैम को बनाते हैं ना, डैम क्रिएट करते हैं जिनका एक नैरो इनलेट मतलब एक छोटा सा मुहाना होता है जो सी से जुड़ा हुआ होता है। जब वहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो उसकी वजह से वाटर जो है वो टरबाइन को क्या कराता है, मूव कराता है, और जो टरबाइन है वो डैम में इंस्टॉल होता है ना। तो जब बड़ी लहरें उठती हैं तो उसकी वजह से जो वाटर है ना वो टरबाइन को मूव कराता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कुछ कंट्रीज़ के बारे में जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि रशिया है, फ्रांस है, गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया में। तो ये कंट्रीज़ हैं जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर हैं किसकी, टाइडल एनर्जी की। ओके, Here on your mobile screen you can see this diagram of tidal energy। तो ये tidal energy के जो प्लांट्स होते हैं, जो पावर प्लांट्स होते हैं, उसका एक डायग्राम आपके सामने है जिसमें किस प्रकार से टाइडल एनर्जी से हम प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को और उसको हम स्टोर करते हैं। तो पावर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा तरीका है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर बायोगैस प्लांट के बारे में। तो ह्यूमन वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से फार्म वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में जिसको हम कहते हैं बायोगैस। ओके, सो बायोगैस प्लांट का क्या मतलब है, बायोगैस प्लांट में ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट और फार्म वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में। ओके, तो उसको हम कहते हैं बायोगैस। ये मिक्सचर होता है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल होता है कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए। ओके, इट इज़ गिव अस द ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर द फार्म लैंड, है ना, फार्म लैंड के लिए ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करता है, ठीक है। तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी सेक्शन ऑफ आवर इकनॉमी। हमारी इकनॉमी में हमारी इकनॉमी के हर सेक्टर में, हर सेक्शन में एनर्जी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और तो पर कैपिटा कंजम्पशन यानी कि पर व्यक्ति जो एनर्जी का कंजम्पशन करता है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे समय में एनर्जी को वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एनर्जी को हमें सेव करना होगा और ऐसे तरीक़ों के बारे में सोचना होगा जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकें। जैसे कि हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं जो एनर्जी सेव करें, है ना, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ सकते हैं एनर्जी को यूज़ करने के लिए, है ना। स्विच ऑफ कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जब हमें उसकी रिक्वायर नहीं है ना। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट व्हीकल की जगह, अगर हम ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, और ज़्यादा नेसेसरी नहीं है तो हम पब्लिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे आसपास जो भी एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग, तो उसका हर जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और ये बहुत ज़रूरी है।
इस समय कि हम एनर्जी को कंज्यूम करें, है ना। सो कंज्यूम नहीं, हम इसको कह सकते हैं कंजर्वेशन करें, ठीक है। सो वी कैन से दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो इस समय जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो किसकी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। So if you have any doubt or anything, you can just ask me or mention in the comment box. And the last I would like to say thank you very much for watching this video.